बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर जर्नलिस्ट इकबाल साहब ने काफ़ी तफसील से तमाम बातें कही हैं। मैं वैसे भी यहाँ पर सुनने ज़्यादा आई थी, कहने कम थी, क्योंकि मेरे पास बहुत मौका होता है बोलने का। अक्सर एक माइक कैमरा जो है डिस्पोजल पर रहता है। अच्छा मुझे जब लगता है जब मैं लोगों के बीच होती हूँ, खासकर यंगस्टर्स के बीच, और सुनने का मौका मिलता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे मुझे लगता है कि मेरा जर्नलिज्म बेहतर होता है। पिछले दिनों में, पिछले करीब 6 महीने में मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है कि मैं मिनिमम जर्नलिज्म कर रही हूँ, मैक्सिमम एडमिशन मिल रहा है। मैं ये पूछूं अपने आप से ऐसा क्यों हो रहा है। या तो सोशल मीडिया पर जो है वो गालियाँ पड़ती हैं, आप प्रोस्टिट्यूट हैं और फलां हैं, प्रेस्टिट्यूट हैं और फलां हैं, ये हैं पाकिस्तानी हैं, सऊदी हैं। या फिर दूसरी तरफ से इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप तो जो हैं वो लक्ष्मीबाई हैं और आप तो फलां, मतलब यानी कोई बीच का रास्ता नहीं है। मुझे कोई एक नॉर्मल जर्नलिस्ट मानने को तैयार नहीं। या तो आप प्रेस्टिट्यूट हैं या फिर जो है बहुत बहादुर हैं और बहुत बहादुरी का काम कर रही हैं। तो उसकी वजह दरअसल सीधे तौर पर यही है कि हिंदुस्तान में जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, इसलिए मिनिमम जर्नलिज्म भी ये माना जा रहा है कि बहुत कोई एक क्रूसेड हो रहा है, दैट एज इफ आई एम अ क्रूसेडर। आई एम नो क्रूसेडर, आई एम जस्ट प्लेन प्रोफेशनल एवरेज जर्नलिस्ट, जो सिर्फ किसी भी बाहरी फोर्स से ड्राइव नहीं होती हूँ, ना ही इन्फ्लुएंस होती हूँ। जो जैसा नजर आता है वैसा बोल देती हूँ। तो आजकल सच बोलना भी जो है वो जिहाद हो गया है, तो इसीलिए शायद जो है वो एक क्रूसेडर माना जाने लगा है। इकबाल साहब ने बहुत दिलचस्प बातें कही, और इसकी एक मिसाल हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, 100 साल से भी कम हुए हैं। जर्मनी में प्रेस का क्या रोल रहा ड्यूरिंग हिटलर्स टाइम, अगर थोड़ा सा भी सरसरी भी अगर आप नज़र डालें उस पर, तो आपको पता चलता है कि इतनी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है। वहाँ तक पहुँचे ना हो हम, लेकिन एस्पायर कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। इतनी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज हैं, जैसे वहाँ 1930 के बाद ही, 33 के बाद लगातार इस तरह की खबर छपने लगी कि ज्यूस के ऊपर फलां जगह चोरी की, फलां चर्च में चोरी की, फलां आपकी लड़कियों से ज़बरदस्ती शादियां की जा रही हैं। और ये झूठी खबरें होती हैं, जहां ज्यूज इन्वॉल्व भी नहीं होते थे वहां उनके बारे में झूठी खबरें छपी जाती थी। और इसके अलावा जो एक बड़ा हिस्सा था मीडिया का, बहुत आज़ाद प्रेस होता था हिटलर से पहले के वक्त में, एक बड़ा हिस्सा मीडिया का या तो बेचने पे मजबूर कर दिया गया उन लोगों को जो ईमानदार थे, या फिर हिटलर के जरिए खरीद लिया गया। इसके अलावा न सिर्फ के मीडिया बल्कि जो बाकी इंस्टीट्यूशंस थे उनका भी यही हाल हुआ। मैं जज के बारे में पढ़ रही थी कि बहुत ज़्यादा जो है वो बांह मरोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी हिटलर को, बहुत सारे लोग तो अपने आप ही कंसीड कर गए, बहुत सारे लोग तो अपने आप ही सरेंडर कर गए। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा खड़े रहें अपने घुटनों पर। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो सिर्फ कुछ लोग नहीं बनाएंगे, उसमें हर तरफ से जो है, हर तरफ से सिपाही चाहिए होंगे। हमें जुडिशरी से भी चाहिए लोग, मीडिया से भी चाहिए, सोसाइटी से भी चाहिए, इंडस्ट्री से भी चाहिए, कॉलेजों में भी जो है मूवमेंट होगा। तो ये तमाम लोग मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जिसकी एक झलक मीडिया थोड़ा सा पहले एडवांस है। माना जाता है कि हम लोग दूरंदेश होते हैं, तो हम ज़रा पहले देखते हुए थोड़ा जल्दी जो है भाप रहे हैं। और आज टेलीविजन चैनल्स पे अगर आप देखें शाम को, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जी रहे हैं। ये 21वीं सदी का मॉडर्न इंडिया है, ये वो हिंदुस्तान है जिसकी नींव जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखी, जिन्होंने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करें। तो ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, मासूमियत होगी ये कहना कि ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल है। ये सवाल है आइडिया ऑफ इंडिया का, हिंदुस्तान नाम के उस ख्याल का जिसमें तमाम लोगों को बराबर जगह मिले। अगर एक तबका गया तो ये मुल्क भी नहीं बचेगा, कम से कम उस शक्ल में तो नहीं बचेगा जिस शक्ल में इसका इमेजिनेशन किया गया, उस शक्ल में तो कम से कम नहीं बचेगा। तो ये सवाल सिर्फ मुसलमान का नहीं है, ये सवाल सिर्फ दलित का नहीं है, ये सवाल इस मुल्क की बुनियाद का है, और इसलिए ये सवाल बहुत अहम भी है। ये बहुत अच्छे मौके पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, और मैं मुबारकबाद ऑर्गेनाइजर्स को इसलिए भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने शायद वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए इलेक्शंस एंड मीडिया जो है ये सेशन रखा है, और इलेक्शन पे ये पूरी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्योंकि आप ये यकीन जानिए कि मुल्क इलेक्शन मोड में आ चुका है। और पॉलिटिशियंस आए हो या ना आए हो, नेता आए हो या ना आए हो, जो न्यूज़ रूम्स हैं हमारे, बीइंग एन इनसाइडर एंड आई मे बी कॉल्ड अ ट्रेटर फॉर सेइंग सो, न्यूज़ रूम्स में ये बातें हो रही हैं, बाकायदा बीट दी जा रही हैं कि अब जो है चुनाव की कवरेज के लिए कौन क्या करेगा। तो
19 से पहले भी काफ़ी आसार हैं इसके कि 18 में ही किसी वक्त जो है वो इलेक्शन हो जाए। तो बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन और मीडिया का क्या रोल है, तो अच्छे वक्त में बिल्कुल मौजू है ये जो टॉपिक है। अब हमें सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मैं पॉलिटिक्स पे कम और मीडिया पे ज़्यादा बात करूँगी। साहब ने काफ़ी जो है वो पॉलिटिक्स पे रोशनी डाली है और बहुत ही कम अल्फाज में अपनी बात कहना चाहती हूँ। टीवी में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कम अल्फाज में की जाए। नहीं, आपकी बात नहीं है। और अगर ऐसा हुआ भी तो चलिए कोई बात नहीं। तो इलेक्शन किन इश्यूज पर होंगे? जब नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी इलेक्शन लड़ना चाहती थी, जब वो उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं थे, तो हमें बताया गया था कि 20 साल में जो है वो 2 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी, हिंदुस्तान में विकास आ जाएगा। विकास बहुत बदनाम हो चुका है। और इसके अलावा जो है वो 60 साल में जो तमाम तबाही लाई है कांग्रेस पार्टी ने, उस सबको जो है उसकी वापसी होकर हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बन जाएगा। अब 45-46 महीने 60 महीनों के गुजर चुके हैं जो हमसे मांगे गए थे, हमने दिए। हमने नहीं दिए, जिसने भी दिए लेकिन उन्हें मिल गए। खैर, तो वो सब नहीं है। तो अब हमारे पास इश्यूज क्या हैं उसकी एक बानगी टेलीविजन चैनल्स पर देखिए। जो और इसलिए क्योंकि इकबाल साहब भी कम्युनलिज्म पे बात कर रहे थे, इससे पहले भी सेशंस में बात हुई है, क्योंकि कम्युनलिज्म दरअसल इतना बड़ा शैतान है इस वक्त हमारे सामने कि अगर या तो वो जीतेगा या हम जीतेंगे। अगर वो जीता तो हिंदुस्तान हारेगा। इसलिए ये अकेला सबसे बड़ा शैतान है जिससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार कम्युनलिज्म की इस हद तक बात हो रही है, थकाने की हद तक, कि कितना सुने, इस पर कितनी बात करें। मैं इतने प्रोग्राम्स करती हूँ और आप यकीन जानिए थक हार कर वही मुद्दा सामने आ जाता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई इशू नजर नहीं आता। हम विकास, जॉब्स, विश्व गुरु, इन सब की बातें तभी करेंगे जबकि सोसाइटी में पीस होगा, अमन होगा, शांति होगी। तो 3-4 जो इशू समझ में आते हैं टीवी चैनल्स को देखकर। इकबाल साहब ने बताया कि कैसे कैसे पैसा पहुंचाया जा चुका है, लीगल इलीगल तमाम तरीके से। उसमें लव जिहाद होगा, उसमें गौरक्षा होगी, राम मंदिर होगा, और एक और साहब होंगे, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू भी जो है वो इलेक्शन में घसीट लिए गए हैं। मतलब उनको सुकून से मरने नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी कब्र में या जहां पर भी हैं सुकून से रहें। 19 में नेहरू की बात भी जरूर होगी। और किस तरह से जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं बहुत आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑफेंस टू मीडिया बीइंग कॉल्ड मेन स्ट्रीम। मतलब आप ये सोचिए कि कोई रिप्रेजेंटेशन किसी भी इश्यूज का, दलितों के, ट्राइबल्स के, औरतों के, मुस्लिम्स के, किसानों के, मजदूरों के, किस आप तबके का नाम लीजिए, उनके इश्यूज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन इंडियन टेलीविजन एंड स्टिल दे आर कॉल्ड मेन स्ट्रीम. They're just meant to protect the privileges of a very small section of Indian society. अभी कुछ दिनों पहले जिक्र हो रहा था कि जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद, उसको उसके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात हो रही है। तो आप देखिए कि जो वोकैबुलरी जिस तरह से यूज हुई है, पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, फिर वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हुआ, फिर जो है विवादित ढांचा बन गया, और आखिरकार राम मंदिर है। टेलीविजन की स्क्रीन्स अगर आप देखें 90 से लेकर अब तक, तो आपको पूरी वो ट्रेजेक्ट्री पता चल जाएगी। सिर्फ इस जो शब्दावली हिंदी में कहते हैं या वोकैबुलरी कहेंगे अंग्रेजी में, सिर्फ ये बाबरी मस्जिद से लेके राम मंदिर तक का जो पूरा ये कर्व है, ये आप देखें कि राम जन्मभूमि, उसके बाद विवादित ढांचा और सीधे मंदिर। अभी बात हो रही थी एक बड़े टीवी चैनल, जो बहुत तेज टीवी चैनल है, उस पर बहस हो रही थी, और बेचारे एक मासूम से दाढ़ी वाले बैठे थे। आजकल दाढ़ी वाले मुझे बहुत मासूम लगते हैं टेलीविजन चैनल पे खासकर। मेरी अक्सर पहले उनसे लड़ाई होती थी कि कितने कंजर्वेटिव लोग हैं, और लेकिन लगता है कि अब वो लड़ाई लड़ने का मौका बाद में आएगा। अभी जो है वो टीवी स्क्रीन पर जब उन्हें लताड़ा जा रहा होता है, उनसे जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे होते हैं, बहुत मासूम लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोई नुमाइंदे बैठे हुए थे। मतलब हैरानी की बात आप ये देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि पर्सनल लॉज को ही जिस तरह से स्क्रूड अप किया है उन्होंने, जिस तरह से वो हमारी औरतों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो मैंडेट है उन्हें, वो मैंडेट तो वो पूरा कर नहीं पाए, उस मामले को तो हल कर नहीं पाए कि पर्सनल लॉज को ही प्रोटेक्ट कर पाते या उनको ही ठीक से कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में रख पाते। अभी फिलहाल बाबरी मस्जिद के मसले भी हल करने लगे। वो इतने बड़े मसले कि जो हिंदुस्तान की शायद 3 सबसे बड़े मसाइल में से एक है, उसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हल करने के लिए फिलहाल मैदान में आ गए।
तो वो बेचारे यूजुअल जो हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोर्ट में मामला है। और ये भी बहुत हैरानी की बात है, जो खुशी की बात भी है, कि जो लोग शायद बहुत रिग्रेसिव, बहुत पिछड़ी सोच रखते थे, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत यकीन नहीं था, आजकल बहुत ज़्यादा दाढ़ी टोपी वाले भी कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी गुहार लगा रहे हैं कि अच्छा लगता है, लेकिन हंसी भी आती है थोड़ी सी, कि देखिए कि ये वक्त आ गया है कि अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि लग रहा है कि और कोई सहारा नहीं है। तो ये एक तरह से एक डेस्परेशन भी है, एक खुशी की बात भी है कि इंडियन डेमोक्रेसी में और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फिर से यकीन पैदा हुआ। तो वो साहब ऐसा कहने लगे कि जो है वो कोर्ट में मामला है और आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं। तो एंकर ने फरमाया, अच्छा तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, आप मंदिर नहीं बनने देंगे, इसका मतलब आप देश में शांति नहीं चाहते। इस एक पूरे सेंटेंस में कि आप मंदिर नहीं बनने देंगे, इसका मतलब आप देश में शांति नहीं चाहते। इस पूरे मुल्क की 2018 की पॉलिटिक्स, हम कहां से आए हैं, हम कहां खड़े हैं और हम कहां जा सकते हैं, इस सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस ने पूरी पॉलिटिक्स बयान कर दी कि आज अगर आपको शांति चाहिए तो आपको क्या करना होगा। खैर, दूसरी एक बड़ी थ्योरी जो पिछले दिनों में मीडिया में नजर आई है, जो कि फिलहाल इसी जो हमारा पॉलिटिकल रजीम है, जो पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, उसकी देन है, वो ये है कि अब तक हमें जो बताया गया था वो ये था कि मुस्लिम अपीजमेंट होता है, मुसलमानों का हिंदी में कहते हैं तुष्टिकरण होता है, उन्हें खुश करने की कोशिश की जाती है, कभी जो है हज सब्सिडी देकर और कभी कुछ और देकर, कभी पर्सनल लॉज देकर उनको बड़ा खुश करने की कोशिश की गई है और उनको अलग तरह का दर्जा हासिल है। ये बात पुरानी हो चुकी है। अब जो दूसरी बात है, जो नई फिलॉसफी है, जो कोशिश तो बहुत साल से की गई लेकिन इस्टेब्लिश अब हुआ है, वो है हिंदू परसिक्यूशन। न सिर्फ कि मुसलमान अपीज्ड हैं, बल्कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस मुल्क की, उसको सताया जा रहा है। ये भी इस्टेब्लिश हो चुका है। और अफसोस की बात यह है कि हिंदू हृदय सम्राट के 4 साल के टेन्योर के बाद भी हिंदू अभी तक सताया जा रहा है। यानी अभी तक जो है हिंदू परसिक्यूशन की कहानियां बढ़ चढ़ कर सुनाई जा रही हैं, 46 महीने उनके टेन्योर के गुजर जाने के बावजूद भी। तो ये एक अलग पॉलिटिकल कॉन्टूर है कि किस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट के बाद जो नई थियोरी लगातार सोशल मीडिया में स्पेशली, जिसकी एक रिफ्लेक्शन जो है टीवी चैनल्स पर प्राइम टाइम डिबेट्स में लगातार सुनने में आता है, वो है हिंदू परसिक्यूशन। ये 2 नई थियोरीज हैं। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ कि जो एक डिसकंटेंट है स्पेशली इन द माइनॉरिटी कम्युनिटी, इन द मुस्लिम कम्युनिटी, और जो एक डेमोक्रेसी में स्पेशली यूथ, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो ये कोई किताब पढ़ के नहीं कह रही हूँ, आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, आई एम सेइंग दिस after I've spoken to at least a few dozen Muslim youth. Their trust in Indian democracy is decreasing, it's declining. हिंदुस्तान की जमहूरियत में, लोकतंत्र में उनका यकीन कम हो रहा है, धीरे धीरे बहुत घट रहा है। और इससे साफ तौर पर जो इंडियन स्टेट है, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, उसकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है। और ये बेहद फिक्र की बात है कि न सिर्फ कि एक तरफ जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ भी जो है वो क्रेडिबिलिटी इंडियन स्टेट की, इंडियन सेक्युलरिज्म में यकीन, इंडियन डेमोक्रेसी में यकीन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मैंने बाकायदा मुस्लिम यूथ को आर्ग्यू करते देखा है कि इससे बेहतर तो सऊदी अरब की डिक्टेटरशिप है। मेरे बारहा समझाए जाने के बावजूद करीबी लोग मेरे, जिनसे तकरीबन मेरा झगड़ा हो गया, लेकिन वो उस तरह के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब कि हम एज ए स्टेट, एज ए डेमोक्रेसी, हम हर तरह से फेल हो रहे हैं। एक तरफ जो है एक मजहब के नाम पर मुल्क बनाने की बात हो रही है अब आज़ादी के 70 साल बाद, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी अक़लियत है उसका यकीन इस मुल्क के स्ट्रक्चर में इतना घट रहा है, इतना कम हो रहा है कि मुझे कम से कम अपने जर्नलिज्म के करियर में मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है। तो फिलहाल मीडिया और इलेक्शन की बात तो ये रही, और आखिर बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस तरह से जो दौर है वो आने वाले दिनों में इससे बेहतर तो कम से कम नहीं होगा। जो एक अकेला चैलेंज है मीडिया के इस नैरेटिव को, वो चैलेंज मिल रहा है डिजिटल मीडिया से, एंड दैट इज़ इंडिपेंडेंट मीडिया टू सम एक्सटेंट। कुछ इस तरह के लोग हैं, अभी भी बहादुर हैं, बहादुर माने जाएंगे वो,
इस दौर में कि जो अब भी जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी भी इंसान बने हुए हैं। तो जो अकेला चैलेंज इस नैरेटिव को मिल रहा है वो डिजिटल मीडिया से मिल रहा है, जिसमें मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से मैं भी एसोसिएटेड हूँ जहाँ मुझे 100% आज़ादी मिलती है, प्रोफेशनल, जर्नलिस्टिक, टू डू व्हाट आई थिंक इज़ राइट। दे हैव फुल ट्रस्ट ऑन मी। बाकी तमाम चैनल्स जब जो हैं वो हमारे महापुरुष निकले थे सत्य की खोज करने, यहाँ असत्य की खोज करने निकले हुए हैं कि आखिर देखते हैं कि झूठ क्या क्या है। तो एक मुझे लगता है कि एक बड़ा चैलेंज जो है इनसे मिलने वाला है, और डिजिटल मीडिया खासकर 2019 में या 18 में जब भी इलेक्शन होगा उसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर, एक बड़ा प्लेयर जो है वो डिजिटल मीडिया बन के उभरेगा। इसके अपने ख़तरात भी हैं। डिजिटल मीडिया में फेक न्यूज़ का भी बोलबाला है, लेकिन एक ऑथेंटिक डिजिटल मीडिया भी है जिसने जो पूरा न्यूज़ का बिजनेस है उसको डेमोक्रेटाइज करने का काम किया है, उसको एक तरह से जमहूरी शक्ल दी है कि न्यूज़ पे जो है वो एक कब्ज़े का तबका ना हो। जैसे फ़िलहाल सियासत पे सिर्फ एक ख़ास तबके का कब्ज़ा है, इसी तरह से जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया है उस पर भी एक ख़ास पहचान के लोगों का कब्ज़ा है, और इसे कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। इसी तरह से इस कब्ज़े को तोड़ने की ये कोशिश है कि इस तरह के नए प्लेटफॉर्म जो हैं वो बन रहे हैं, आवाज़ उठ रही है, लोगों में हिम्मत पैदा हो रही है, और उम्मीद हम ये करते हैं कि 19 का चुनाव या 18 का चुनाव जो है वो फेयर तरीके से होगा, जिसमें जर्नलिस्ट भी अपना किरदार निभाएंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज़ साहब और आप सब लोगों का। मैं 2 दिन से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने ख़यालात पूरी तरह से ज़ाहिर करूँ, लेकिन आज एक ख़ास मौजू पे यानी मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़, उस पे आप लोगों से अपने ख़यालात शेयर करूँ। मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ यानी जो मैं यहाँ आपसे कह रही हूँ, जो यहाँ आपके सामने कहा जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन सब बातों को आप लोग उसी नज़रिए से समझें। मसलन मैं आपको दाढ़ी का एग्जांपल, जो अल्फ़ा मैडम ने दाढ़ी के बारे में कहा, अब दाढ़ी को भी अलग अलग नज़रिए से समझा जा सकता है। टोपी लगा ली आप मुसलमान हो गए, पगड़ी लगा ली आप सरदार हो गए, आपने वो टोपी, छोटी वाली टोपी और क्लचेस उसके साथ लगाते हैं जो यहूदी हो गए, टोपी और पगड़ी हटा ली, पैंट कमीज़ पहन लिया, फैशनेबल हो गए। तो इसके भी अलग अलग नज़रिए हैं। आप मेरा नाम ही ले लीजिए, कई लोग सोहरावर्दी को मुसलमानों का नाम नहीं समझते, सब लोगों को नहीं, और इसको मिसप्रोनाउंस भी किया जाता है, सोहरावर्दी, सोहरावर्दी। तो एक दिन एक साहब का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे कहा आप तो बहुत ऊंचे ब्राह्मण हैं। मैंने कहा भाई हम कैसे ब्राह्मण हो गए? उन्होंने कहा एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, आप तो 16 वेदी हैं। तो अब ये बताइए, तो यही जब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको समझाया, भाई हम मुसलमानों में आप हमें ब्राह्मण समझ लीजिए, लेकिन हम मुसलमान हैं, कहीं से नहीं हिंदू ब्राह्मण हैं। तो यही आपसे मैं इलेक्टोरल न्यूज़ को भी इसी नज़रिए से हमें समझने की ज़रूरत है कि जो बातें नेता कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो उनका वो एजेंडा जो लोग सुन रहे हैं उसी एजेंडा से उसी बात को वो समझें। पूरा नज़रिया, पूरी बात बदल जाती है जब लोग, सुनने वाले, उसको दूसरे लोगों से, तीसरे लोगों से, चौथे लोगों से उसको अपने नज़रिए से बताते हैं। यानी जो नेताओं का नज़रिया है वो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो नेता चाहते हैं वही नज़रिया लोगों के बीच, आम आदमियों के बीच पहुँचे, चूँकि आम आदमी तो उसे अपने मतलब से, अपने नज़रिए से, जिस तरह से वो समझना चाहेगा वो समझेगा। मतलब इसमें हमारे लिए ये ज़रूरी है इस बात पे ज़्यादा तवज्जो देना कि जब इलेक्टोरल न्यूज़ यानी इलेक्शंस, इंतखाब से जुड़ी ख़बरों की बातचीत होती है, उसे असलियत में, वाकई में कौन कह रहा है, किसने पहली बार कही है, उसको सुनने वाला कौन है, उसको किसने इसको आगे किस तरह से बढ़ाया है। मसलन अब ये इलेक्शंस की बात की गई, इन्होंने कि शायद जल्दी आ जाए, उससे उसी आसपास उसी वक्त पर
शायद 16 मई के आसपास ये रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। सब लोगों की निगाह इस बात पे होगी कि भाई इस बारी कौन कौन सी पार्टीज़, कौन कौन से लीडर्स अफ्तार पार्टी, कितनी अफ्तार पार्टी देते हैं। आरएसएस ने ये दिल्ली में अफ्तार पार्टियां देना शुरू कर दिया है, लेकिन जी अफ्तार पार्टीज, हाँ जो भी हो, नाम तो अफ्तार पार्टी है। और ये भी बात है कि अभी तक हमारे वजीर आज़म मोदी ने कोई अफ्तार पार्टी अटेंड नहीं की है। ये भी बात, हालांकि वो मुसलमान लीडर्स के घर जाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने अफ्तार पार्टी नहीं अटेंड की। लेकिन अब आरएसएस अगर अफ्तार पार्टीज दे रही है, अब हम इसको इलेक्शन से कैसे जोड़ें? इसका क्या ये मतलब निकाला जा सकता है कि मुसलमानों की तरफ बहुत हमदर्द हो गए? लेकिन अगर वो अफ्तार पार्टीज देते हैं या मोदी भी इस दफ़ा अफ्तार पार्टी दे देते हैं, तो वो सिर्फ उनका एक मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा है, अपने से मुसलमानों को जोड़ने की खबर फैलाना है। इसका ये मतलब नहीं कि वो मुसलमानों की तरफ हमदर्द हो गए हैं या कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, या चाहे आरएसएस हो या कोई, या जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, वो मुसलमानों के लिए बहुत हमदर्द हो गई। मैं इनसे इत्तेफाक रखती हूँ नाग साहब कि खाली एक आरएसएस ही नहीं कम्युनल पार्टी है, खाली एक संघ परिवार वाले ही नहीं कम्युनल बायस है। इलेक्शंस के वक्त जहाँ जब इलेक्शंस के मद्देनज़र जब खबरें फैलाने की बात होती है, तो यही बात की जाती, भाई हमें मीडिया में कितना कवरेज किस तरह से मिला जा सकता है। उस वक्त चाहे अडवाणी भी टोपी लगा लें, मोदी ने अभी तक नहीं लगाई है, लेकिन वाजपेयी और मोदी ने अपने ज़माने में टोपी ज़रूर अफ्तार पार्टियों में लगाई है। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी तासुबीपन या जो भी है थोड़ा कम हो गया, अलग हो गया, लेकिन वो भी उनका टोपी लगाना, इनका अफ्तार पार्टी देना, ये भी इलेक्टोरल इंतखाबात के मद्देनज़र, उससे जुड़ी खबरों को फैलाने के मद्देनज़र एक मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ का हिस्सा है। हम लोग खुश हो जाएं, मुसलमान खुश हो जाएं, मीडिया में उनकी तस्वीरें छप जाएं, वाजपेयी और ये या अब तो खैर मोदी और आरएसएस से जुड़े लोग अफ्तार पार्टी की खबरें छपते हुए देखकर खुश हो जाएं बस। लेकिन उनकी पहुंच वहीं तक महदूद है, क्योंकि आज के ज़माने में चाहे रोज़ आरएसएस अफ्तार पार्टी दे, चाहे मोदी भी अफ्तार पार्टी दे, उसकी पहुंच वहीं तक महदूद, जहां तक मेरा अंदाज़ा है, रहेगी, अब तक रहती आई है। अफ्तार पार्टी देने से आरएसएस की तरफ लोगों का नज़रिया नहीं बदला है, मुसलमानों का नज़रिया। और आइंदा भी फ़िलहाल काफ़ी दिनों तक मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसके बदलने के इम्कान आते। इसी मद्देनज़र जब इलेक्शंस होते हैं, लीडर्स हमारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम, ब्लेम गेम ज़्यादा देने लगते हैं। उनको मीडिया कवरेज अच्छा खासा दिया जाता है, उसको भी हम मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़, यानी जानबूझ के खाली वो अपनी ही तारीफ़ करेंगे, उनको उतना मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा। एक दूसरे पे उंगलियां उठाएंगे, गालियां देंगे, गलत बातें कहेंगे, उस तरह की बातें कहेंगे जिससे उन्हें मालूम है ज़रूर कोई ना कोई हंगामा होगा, कंट्रोवर्सी होगी। मान लीजिए ये बातें जानबूझ के इसलिए की जाती है ताकि उन्हें थोड़ा और मीडिया तवज्जो देने का उनका एक नेगेटिव कैंपेन का ज़रिया है। तस्वीरें खिंचवाना, अपने बारे में खबरें देखना, उससे वो उन्हें खुशी मिलना, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ नेगेटिव कैंपेन, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़। इसी मद्देनज़र हम अब आज के ज़माने में इस बात पर ज़्यादा गौर करना चाहिए कि हमें बहुत खुशी है कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट फ्री मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे अकबाल साहब ने भी कहा और पहले भी लोग कह चुके हैं, या गोदी मीडिया की बात की है, हमारा मीडिया पूरी तरह से इतना इंडिपेंडेंट, इतना फ्री, इतना लिबरल नहीं है। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जब हम खबरें पढ़ें, उसके आगे भी उनको समझने की कोशिश करें कि वाकई में इसमें हकीकत क्या है, हकीकत क्या नहीं है, क्या ये जानबूझकर वाकई में बनाई गई हैं।
और खाली अखबारात, टेलीविज़न सिर्फ यही एक ज़रिया नहीं है लोगों तक गलत या मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ फैलाने का। मसलन कि आजकल एक दौर शुरू हुआ है, जैसे पहले फेक न्यूज़ की बात की गई है, लेकिन फेक न्यूज़ उससे आगे भी और आगे भी जा चुकी है, मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप के ज़रिए कई ऐसे मैसेजेस आते हैं, बाकायदा लगता है कि वो सबूत है कि हिंदू लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एक मस्जिद जलाने का भी मैसेज आया, खाली मेरे पास नहीं, कई मुसलमानों के पास आया। हमने उसकी तहकीकात की। हाँ, यकीनन में मस्जिद जलाया जा रहा था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं, बर्मा में 2013 में जलाया गया है। लेकिन अगर कुछ लोग उस पर यकीन कर लें और भड़क जाएं, फ़ौरन हंगामा हो सकता है। यानी जो लोग इस बात को गलत मैसेजेस फैला रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा, उनका मकसद यही है कि तासुबी पना लोगों में बढ़ाएं। इसी तरह जो मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मुसलमान क्या क्या उनके खिलाफ कर रहे हैं। मसलन एक मैसेज आया है कि उसके बारे में मुसलमान हिंदुओं लड़कियों के साथ क्या क्या बदतमीजियाँ करी, और बाकायदा वीडियो टेप था उसका। तो मेरे एक पुलिस सर्विसेज में मेरे दोस्त हैं दिल्ली में, उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया। पता चला राजस्थान का एक किस्सा था, लेकिन उसमें दो कम्युनिटीज़ यानी हिंदू और मुस्लिम नहीं इन्वॉल्व थे। एक ही मज़हब के लोगों में बीच में झगड़ा हो रहा था, और उस वीडियो के नीचे मैसेज लिखकर कि ये मुसलमान इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मसलन ये है कि इस तरह के मैसेजेस भी मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़, इसको हम और क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ फैलाई जा रही हैं ताकि किसी तरह से लोगों के बीच कम्युनल फ्लेयर अप हो, आग भड़के। और अब अगर आग नहीं भड़की है, अगर लोग तासुबी पने से और आगे मतलब वो और आगे नहीं बढ़ा है, तो इसका ये मतलब है कि जो भी है एक बहुत बड़ी साजिश या जो भी रचा जा रहा है इस तरह के मैसेजेस फैलाने के लिए, उसका वो अभी तक यहीं तक महदूद है, उसकी लिमिट कन्फाइंड रही है। वरना मस्जिद जलाने के मैसेज की वजह से या मुसलमान जो हिंदू उस वाले मैसेज से फ़ौरन आग भड़क सकती थी। एक बात ये, और दूसरी बात, अगर हिंदुस्तानियों में असलियत में इतना तासुबीपन, इतना कम्युनलिज्म वाकई में अभी भी ज़िंदा होता, तो वो खुद भी मौके तलाश करते कि हाँ भाई अब यह हंगामा हुआ, थोड़ा सा फ़ौरन आग लगाओ, आपस में लोगों को लड़वाएं। उन्हें इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के व्हाट्सएप पैगाम भेजने की तब ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब मेरा कहने का मकसद ये है कि पूरी तरह से इन मैन्युफैक्चर्ड, इस तरह की गलत मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ फैलाने वाले पूरी तरह से कामयाब अभी नहीं हो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, उनका मकसद, उन्हें बहुत सारी तवज्जो मिल गई। अब उसके पीछे उनका असलियत में क्या मकसद हो सकता है? जहाँ तक मुझे याद है 2014 के वक्त उन्होंने ट्रिपल तलाक या मुसलमान औरतों के लिए कुछ हमदर्दी का काम या बहुत अच्छा काम करने का तो वायदा नहीं किया था। यकीनन उन्होंने सेक्युलर मास्क इलेक्शन जीतने के लिए पहना था। अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो वो सेक्युलर मास्क भी एक मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ का हिस्सा ही समझा जा सकता है। लेकिन अगर अचानक इस वक्त उन्होंने ट्रिपल तलाक के बारे में शोर मचाना शुरू किया, तो वो आखिर क्या चाहते हैं? उन्हें मीडिया कवरेज बहुत मिला, थोड़ा नहीं बहुत मिला। इस इश्यू से, ट्रिपल तलाक, मुसलमान औरतों के साथ अगर वाकई में कोई हमदर्दी जाहिर होती है, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? वोट्स तो नहीं मिल सकता। 15% से के आसपास है हिंदुओं मुसलमानों पॉपुलेशन, उसका आधा यानी समझिए 6 या 7% होंगी मुसलमान औरतें। क्या मुसलमान औरतें उनको इस वजह से वोट्स दे सकती हैं? जहाँ तक मुझे लगता है नहीं, क्योंकि जो दूसरा नज़रिया है, जो उसको समझ रहा है कि ये इनका एक कैंपेन है कि किसी तरह से मुसलमान मर्दों को ट्रिपल तलाक का इशू बढ़ाकर
से और जेल भरो टाइप का है, भाई और मुसलमान जेल जाए, मुसलमान शादियां नहीं भी टूट रही थी, नहीं टूटी। मतलब आप लोग खुद पूछिए, क्या आप जानते हैं कि हर मुसलमान औरत इस ट्रिपल तलाक की शिकार हुई है? उन्होंने कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई एविडेंस सामने नहीं रखा इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, फिर भी उनको अच्छी खासी तवज्जो मिल गई है। तो अब हमें इस बात के ऊपर तवज्जो देना चाहिए कि जहाँ तक मैन्युफैक्चर्ड का न्यूज़ है, इन्हें जानबूझकर, चाहे बात ट्रिपल तलाक की, चाहे मंदिर मस्जिद के बारे में बात कीजिए, अचानक फिर जो योगी जी हैं वो फिर ये मंदिर का उनको दिए जलाना या कुछ कराना। और ये पॉइंट मैं पहले भी कह चुकी, अगर वो इलेक्शन यूपी में जीत गए तो हम ये बात को नहीं भूल सकते कि अगर आप बीएसपी और एसपी के वोट्स जोड़ दीजिए तो उनको योगी से ज़्यादा वोट मिले हैं। और डिमोलिशन की बात है, अब फिर इसे एक मैन्युफैक्चर्ड, मेरे नज़रिए से एक मैन्युफैक्चर्ड के एंगल से बढ़ाया जा रहा है, चूंकि डिमोलिशन के बाद भी सिर्फ बीजेपी यूपी में हुकूमत में नहीं रही है, उसके बाद मायावती की भी हुकूमत रही है, मुलायम सिंह यादव के बेटे की भी हुकूमत रही है। सिर्फ बीजेपी की हुकूमत फौरन डिमोलिशन के बाद नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज भी अयोध्या उसी तरह से जिंदा है जैसे कुछ साल पहले जब डिमोलिशन के वक्त था। मेरा टाइम ख़त्म हो गया, तो खैर यहाँ एक पॉइंट बना लूँ मैं कुछ ही, क्योंकि मेरा वक्त नहीं ख़त्म हुआ है, मेरा बोलने का वक्त ख़त्म हो गया। ओके, लास्ट पॉइंट। अचानक सब लोग ने बात वोट और मुस्लिम वोट के बारे में, लेकिन चाहे हिंदू वोट की बात कीजिए या मुस्लिम वोट की, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, आप से हिंदू कहीं या मुसलमान, जो पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों का नुमाइंदा या सारे हिंदुस्तानी हिंदुओं का नुमाइंदा कहलाया जा सकता है। हिंदू भी कई पार्टियों में तकसीम है और मुसलमान भी। शुक्रिया। इकबाल साहब से एक छोटा सा सवाल था सर, हम आपके जैसे हम क्लासिफाई करते हैं मीडिया को, आपने भी एक एग्जांपल दिया गोदी मीडिया। हमें लगता है हम लोग जब न्यूज चैनल बोलते हैं, टीवी में देखते हैं, बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। कोई ये चैनल देखना चाहता है, अपनी पसंदीदा हो, उसको वो अच्छा लगता है, वो खोल के देख लेता है। कोई दूसरे तरह के लोग हैं, वो दूसरा चैनल खोल के देखते हैं। आपके हिसाब से सबके मुताबिक कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन हर उससे अपने पसंद की मिलती है। मुझे लगता है इस तरह की मीडिया भी चल रही है, तो प्रो मोदी है, खोलिए आप तो उनकी तारीफें और उनके सेवा में बहुत तरीका, और दूसरा एंटी मोदी जो ऐसे है जैसे बहुत चिड़ है, उनको जो चीज वो है वो गाली दे रहे हैं। लगता है हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या है, ये वाला सही है, वो वाला सही है। कोई ऐसी चीज जो इंडिपेंडेंट मीडिया है कहीं भी तो नजर। आपने बात की, देखिए एक सवाल सब ले लें एक साथ। देखिए, प्रो और एंटी मोदी की बात नहीं है, बात बहुत सीधी ये है कि जो प्रो मोदी दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं वो हम लोग सब जानते हैं। जो एंटी मोदी हैं उनको आप ये देखिए कि वो एडिटोरियली क्या है। अगर वो एडिटोरियली ये बात कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के कुछ नुकसानात भी हैं, या कश्मीर में हालात अब अच्छे नहीं हैं, या चीन से हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, या जब से मोदी सरकार आई है तमाम हमारे नेबर्स से वी आर हैविंग द वर्स्ट रिलेशनशिप विथ आवर नेबर राइट नाउ, तो ये अगर जो इंटेलेक्चुअलिज्म होता है मीडिया से नीचे है, द वेरी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो चीज़ें हैं, अगर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं तो आप इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते। उसी तरह से मीडिया का काम होता है जो इख्तिदार में बैठे लोग हैं उनसे आँख में आँख मिला के बात करना।
आपको आवाम की आवाज़ बननी होती है, आपको आवाम जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी वकालत का, आप तो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट जुड़े हैं, आप डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, मीडिया का काम उनकी वकालत करनी है, सत्ता में बैठे लोगों की वकालत नहीं करनी है। तो ये बिल्कुल आप एडिटोरियली पहले समझ लीजिए कि मीडिया की जिम्मेदारी क्या होती है। बैलेंस के चक्कर में आप गलत को गलत न बताएं, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है, इसलिए मैं इस चीज़ को एक ज़बरदस्ती एक्सपर्ट ढूंढ के ये कह दूं नहीं जी, मोदी जी ने अपने पड़ोसियों से बहुत रिश्ते सुधार दिए हैं पिछले 4 साल में। वो एडिटोरियल बैलेंसिंग नहीं है, वो एडिटोरियल फ्रॉड है। इसलिए जिसको आप एंटी मोदी कहते हैं या प्रो मोदी कहते हैं, आप उसके सब्सटेंस की बुनियाद पर फैसला करिए कि वो चीज़ें किस हद तक सही हैं और किस हद तक गलत हैं। यही एक पैमाना हो सकता है और दूसरा कोई पैमाना नहीं। मेरे ख्याल से बात ठीक है बुनियादी तौर पर। और जो आपने प्रो मोदी और एंटी मोदी का जिक्र किया, मुझे लगता है कि फिलहाल हिंदुस्तान में 98.9% मीडिया जो है वो प्रो मोदी मीडिया है, और उसकी सेवरल रीजंस टू इट। वन इज ऑफ कोर्स to power, then there's also a threat, a fear element, then there's ideological affiliation. मुझे लगता है 1.1% मीडिया जो आपको दिखता है, तो लगता आपको एंटी मोदी, बाकी पूरे आसमान में इतना अंधेरा छाया हुआ है कि जब वो एक रोशनी की किरण नजर आती है तो लगता है कि आंखें चौंक गई हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो तज्जिया किया हालात का, बिल्कुल सही, उसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू। और जो हालात हैं और जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं उस पर आप लोगों ने रोशनी डाली, बहुत सही है। इस तरह का एक डिस्कोर्स भी इससे पहले नहीं हुआ करता था, आज कम से कम इस तरह से डिस्कोर्स हो रहा है, ये बहुत अच्छी पहल हुई है। मैं ये चाहूँगा कि कहीं ना कहीं डिस्कोर्स में जहाँ हालात को बिगड़ते हुए बताया जा रहा है, जो कि हकीकत पर मबनी है, तो उसका हल क्या होना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, इस तरफ भी कुछ बातें अगर हों और कुछ एक कोर्स ऑफ एक्शन जिसको हम कहते हैं, अहिंसा को साथ लेकर मोहब्बत को बांटते हुए किस तरह से इख्तिलाफ को दूर करने की बात हो सकती है, ये बातें भी अगर आम हो तो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा। क्योंकि आज भी मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का एक आम शहरी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सेक्युलर है। अभी बात काफी बिगड़ी नहीं है, आज भी हालात बेहतर हो सकते हैं, बशर्ते जोड़ने की बात की जाए, खासतौर पे मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, खासतौर पे जिस को टारगेट किया जा रहा है वो मुश्तहिद ना होते हुए, एंटी ना जाते हुए, अपने पोजीशन को वाजे करते हुए, भाई हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथी हैं, आपके साथ पैदा हुए हैं, यही है, यही मरेंगे। तो हमारे से अगर आपको कोई शिकायत है तो आप बताइए, हम उस चीज को दूर करेंगे और आपसे गले मिलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की बातें अगर आम हुए, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हालात मजीद बिगड़ेंगे और अच्छा सुधार होगा। मैं आपकी राय से इत्तेफाक इसलिए करती हूँ, जो मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस की बात की, मैंने काफी लोगों से बात की, उनके पास क्या है, और जो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो भी इसको फेक न्यूज कह रहे हैं, वो लोग भी ये बात को समझ गए हैं कि उन लोगों का दिमाग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बात की तारीफ करना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं चाहे हिंदू या मुसलमान, वो गलत नहीं है, और ये इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ अभी सेक्युलरिज्म जिंदा है। 200 वाला ले सकते हैं। ये हमारे ससुराल वाले थे, उनको बता दे रहा हूँ पहले। Mr. Nath's father was a very distinguished writer, a Jnanpith Award winner, and a very senior bureaucrat. He's a family friend of mine, so that's something who has hanging up with him. My question is, I do have a very specific question in connection with this. The most intriguing challenge with regard to confronting Hindu right is in the manner that Hindu right presents its own Muslim spokesperson before you. So whenever you want to stand for it, you'll always have an Ilmi, an Akbar, and Hizbullah articulating exactly the Hindu right position, and therefore,
questioning your legitimacy, questioning the uniqueness, and questioning all kinds of things that you want to stand for. What kind of solutions that you guys would come out with to deal with this phenomenon? There are plenty of Muslims for sake of a bungalow or a car or a visit are willing to compromise and stand and speak the same language as Mohan Bhagwat or Yogi Adityanath or Modi. And how do you deal with that? Independence movement हुआ था. If the Britishers didn't have assistance of so many Indians, they would have ruled over India. And now BJP is making an effort to win over the Muslims by Muslim Rashtra Manch. एक चीज है ना MRM करके, जिसके हीरो है इंद्रेश कुमार जो कि कुछ हिंदू कॉन्स्पिरेसी केसेस में इन्वॉल्व है, तो एग्जैक्टली वही भाषा बोल रहे हैं. सो दिस एफर्ट गो ऑन. जब तक ये जेन्युइन जो लोग जिनको जेन्युइन ग्रीवेंस दे विल नॉट स्टैंड अप एंड काउंटेड, दिस इज गोइंग टू हैपन. And today I think BJP is spreading that a lot of Muslims vote for them, which I think is not correct at all. लोगों का मानना है कि बहुत सारे मुसलमान बीजेपी को वोट भी करती है, और मैं ये मानता हूँ. तो आपको खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि आप अपोज करते हैं इस सिस्टम को. मेरा ख्याल है मैं आपका सवाल सही समझ पाया हूँ. तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान सेकुलर डेमोक्रेटिक बातें करना भी चाहता है तो अचानक से कुछ ऐसी फोर्सेस आ जाती हैं जो वही जबान बोलती हैं, वही बातें करती हैं जो राइट विंग बोलते हैं. क्या यही हाँ, नहीं तो वो तो उनकी पार्टी के मेंबर हैं, तो वो तो करेंगे. हाँ, तो वो जो एक लड़ाई है वो कम्युनलिज्म बिगेट्स कम्युनलिज्म, ये बहुत बेसिक से बात है कि कम्युनलिज्म को जब तक अगर मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है तो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म भी उसको बढ़ावा देती है. इसमें कतई कहीं कोई शक नहीं है. और जैसा He was not asking that question. He was only saying that they are the Muslim spokesmen are standing and endorsing the RSS stand, which is Indianization of Muslims. नहीं, but who? They are the party members. तो वो तो अपनी पार्टी का स्टैंड लेंगे. बट पार्टी में कुछ अपना वो भी तो होता है ना, कुछ अपना इंटरेस्ट भी तो होता है. पार्टी का इंटरेस्ट तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाए. But who are they? Whether they are the party members or fine. ठीक है, but शाजिया इल्मी और अब्बास नकवी और for that matter शहनवाज हुसैन, they have every right to defend their party. You cannot argue कि why Shahnawaz is defending his party. But this is what exactly I quoted Dinesh Mewani when he resigned from the convenership of Aam Aadmi Party in Gujarat. I asked कि गुजरात में तो वैसे भी आम आदमी पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप ये टोकनिज्म में इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? He said कि फॉर द मूवमेंट अगर मैं पार्टी में रहूँगा तो मैं बंधा हुआ रहूँगा और मुझे मूव. दिस इज व्हाट आई आस्क्ड कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, नॉट सिंगल मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन सेड वन थिंग अगेंस्ट नरसिम्हा राव. तो ये तो प्रॉब्लम है कि मैंने जो पूछा कि मुसलमान दिल पे हाथ रख के ये बात कह दे कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, अगर मुसलमान के जेन्युइन इश्यूज पर अगर उसकी पार्टी लाइन अलग है तो क्या वो पार्टी लाइन को प्रीफर करता है या मुसलमानों के जेन्युइन इश्यूज को प्रीफर करता है? ही विल गो और शी विल गो विद द पार्टी लाइन. ये तो बदकिस्मती है. बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ द दलित मूवमेंट. फॉर दलित्स देयर पार्टी आइडियोलॉजी जो है वो, मैं बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ. प्रकाश अम्बेडकर साहब कल पटना में हैं, मैं इनका एक प्रोग्राम कराता हूँ, कल वो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं. When he landed at Patna airport, 3 members, मैं नाम नहीं लूँगा, one a very senior member, former speaker from Janata Dal U, one a present member of Janata Dal U, one a member of RJD, very senior minister, 3 जो कि पॉलिटिकली एक दूसरे के खून के प्यासे हैं इस वक्त, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के लोग खून के प्यासे एक दूसरे के, लेकिन 3 सीनियर दलित मेंबर्स बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं. They went and they received प्रकाश अम्बेडकर at पटना एयरपोर्ट. ये दलित सॉलिडारिटी आ चुकी है, वो एबव पार्टी लाइन. मुसलमान अभी अपनी, कुदरतुल्लाह शहाब का एक बहुत मशहूर जुमला है जो उन्होंने शहाबनामा में लिखा है रिगार्डिंग मौलाना आज़ाद, वो उस लाइन से मैं यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन उनका जुमला सुनिए. मौलाना को जितना यकीन गांधी पर था उतना यकीन अल्लाह पर होता तो वो शख्स वली होता. ये जुमला है कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा में.
मेरी लाइन बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप आज़ाद हटा दीजिए तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक मुसलमान नेता, उसको जितना यकीन अपने पार्टी प्रेसिडेंट पे होता है उतना यकीन अल्लाह पे हो तो वाकई वो वली हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। I think I will agree with you, and I have faced it, and I keep facing it when you're trying to challenge a political narrative that BJP as a political party and their policies are against Muslims, and then they put across a Muslim spokesperson. So, what happens is that they try and put you in a tight spot. The very idea that you were trying to challenge, there is somebody who's not just a spokesperson but actually advocating BJP's position and policies. So this is a very tricky and a very clear strategy. And I think we must admit this, that it is a very well thought out strategy of BJP. I think you cannot really, suppose I interviewed Zafar Sareshwala only 3 days ago, and it was the same problem. He said, I'm as much a Muslim as anybody else is, but I'm as much a Narendra Modi fan. I am probably the biggest Narendra Modi fan. So how could you counter a person who says that I am a true and a believing Muslim with a dadi and topi, and he claims, and of course I can't challenge his claim of being a Muslim, and then he says that he is also a die-hard fan of Narendra Modi. So I must admit, as somebody who moderates a panel, that this is a problem, that the kind of narrative that you are trying to challenge, they put you in a tight spot. So you can always come up with your facts and challenge them around that, keeping away their Muslimness. So, when they try to be clever, you can also try to put across that position. I hope I made that clear. आपकी बात में मैं कुछ कहना चाह रही थी, आप कह रहे थे कि हिंदुस्तानी जो हैं वो सेक्युलर होते हैं, हिंदूज भी, मुसलमान भी। मैं आपसे ना इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे लगता है कि हमारी जड़ें तो सेक्युलर हैं, लेकिन हमारा जो तरीक़ेकार रहा है आज़ादी के बाद से अब तक और उसके 2 दहाई पहले तक भी, उसने हमें अंदरूनी तौर पर जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसमें सेक्युलरिज्म नहीं है। और इसी वजह से एक कोई लीडर आता है और वो इतने सैकड़ों साल की जैसे सिविलाइजेशन और तहजीब में कहते हैं, उसे खत्म करके कैसे जड़ से उखाड़ सकता है? आप ही बताइए कि क्या ये मुमकिन है वाकई? मुझे लगता है कि हम अभी जड़ें कमजोर नहीं हुई हैं, अभी उखाड़ने के काबिल नहीं हुई हैं, अभी उसको मजबूत किया जा सकता है जो बुनियाद हमारी है। मैं नाइत्तेफाकी है मेरे आपसे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कभी ढंग से सेक्युलर नहीं बनाया गया। हमें सिर्फ एक सुपरफिशियल सतही लेवल पे जो है हमारा सेक्युलरिज्म रहा, कभी जड़ों में पैवस्त नहीं हुआ, हम कभी एक सेक्युलर सोसाइटी बन नहीं पाए, और इसलिए इतना आसान हुआ, एक आंधी आई, सियासी आंधी, और उसमें सब कुछ तहस नहस करने की कोशिश हो रही है। तो मैं विद ड्यू रिगार्ड आई वुड लाइक टू डिसएग्री कि हम एक सेक्युलर सोसाइटी कभी नहीं बन पाए। यू आर एट लिबर्टी बात हो रही है। मेरे अतराफ का जो सिर्फ एक ही बात था, मेरे अतराफ का जो माहौल है, ठीक है, जो हिंदू दोस्त हैं आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो गोया ये ऊपर की जो फिजा है इस तरह की हो रही है, अंदर की जड़ें अभी वैसी नहीं है। दिलीप कुमार ने नाम बदला है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, किसी ने नाम नहीं बदला है। I think there are many parts of this thing. I more or less agree with her. India was never a secular country. Let me be very clear. We are only posing to be a secular country. Please introduce yourself first before asking. My name is Rukan and I'm faculty in economics department here. My simple question is, if you see the largely, अगर हम पूरे तौर पे देखें हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिला के जो हम बात कर रहे थे अभी इससे पहले की जो प्रीवियस सोसाइटी है उनका हेजोमनी रहता है, तो अगर हम देखें जैसे इकबाल साहब ने कहा कि हमने एक टोकन सेक्युलरिज्म बिलीव किया, तो हम ये कहें कि उस वक्त जो हमारे देशी लीडर्स कौन थे, दे आर सो कॉल्ड एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम्स, तो वो तब कहाँ थे जब ये टोकन सेक्युलरिज्म के तौर पे यूज किया जा रहा था मुसलमानों को। आज देखें कि जैसे बात हुई जो सो कॉल्ड जो पार्टी है उनके स्पोक्सपर्सन कौन है, दे आर एलीट्स। अब फिर एक इस पे देखें एडमिनिस्ट्रेशन रोल पे या जो प्रेस में मीडिया में आते हैं, वो आर दोज पीपल, दे आर एलीट्स ऑफ द मुस्लिम्स। तो बेसिकली एक दूसरे रिलीजन के एलीट्स डिफाइनिंग द अदर एलीट्स ऑफ द अदर रिलीजन। सो बेसिकली अगर ब्रॉडली देखते हैं इसमें ये हमेशा से जो अगर हम ब्लेम करें तो जैसे आपने मुस्लिम और दलित यूनिटी की बात की, यहाँ भी अगर आप देखें तो कौन है, मुझे यहाँ भी लगता है कि जो मुस्लिम और दलित यूनिटी या हुआ नहीं या जहाँ पे अब हो रहा है
वहाँ पे कोई ना कोई जो इलीट्स हैं वो आ रहे हैं, दे आर द इमिग्रेंट्स। तो बेसिकली कहना चाहते हैं, कैन वी ब्लेम द फॉर द प्रेजेंट इन द इलीट्स ऑफ द मुस्लिम्स और सो कॉल्ड एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स? नहीं, ये शायद नहीं जाता। हाँ, जो आपने बात कही वो बहुत हद तक बात सही है कि जो एलीट्स हैं, जाहिर है कब्जा उनके पास था, एमएलए भी वो बनते थे, वजीर वो बनते थे। लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की एक ख़ास तरह की लीडरशिप को प्रमोट करती है, और जिसकी मैंने एक मिसाल मौलाना आज़ाद के बारे में कुदरतुल्लाह शहाब के हवाले से कहा। चूँकि वो पाकिस्तान चले गए इसलिए उसकी यकीनन राय बायस उनकी हो सकती है, तो मैं उन पर मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मौलाना आज़ाद को हटा दीजिए तो उसी तरह की लीडरशिप को प्रमोट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए, जो उनके इक़्तिदार के आगे तलवे चाटे और उनकी हाँ में हाँ मिलाए। क्योंकि जैसे ही आप अपने कौम की, अपने लोगों की बात करना शुरू करेंगे, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आज से 6-7 साल कबल जनता दल यू, जो मेरा आबाई वतन है जहाँ मैं का रहने वाला हूँ, राज्यसभा में एक ही दिन जनता दल यू से 2 शख्स गए। एक गए जनाब पवन कुमार वर्मा साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, मीर और गालिब के शहदाई। गालिब पर उनकी वन ऑफ द बेस्ट किताब है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए, गालिब पर जो उन्होंने किताब लिखी है। दूसरा शख्स जो है एक गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, जो बिहार से गए। एक फंक्शन में मुझे पवन कुमार वर्मा साहब मिल गए। हमने कहा हुजूर आप ये बताइए, आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने राज्यसभा में 2 लोगों को भेजा, हिंदुओं के कोटे से आपके जैसा पढ़ा लिखा, शालीन, मुहज्जब, मीर और गालिब का चाहने वाला वो गया, बड़ा खुश हो बोलो, उनको लगा कि मैं उनकी बड़ी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत खुश। हमने कहा ठीक उसी पार्टी के आपके बगल में जब राज्यसभा में जनाब बैठते हैं गुलाम रसूल बलियावी साहब, उनका कंट्रीब्यूशन सिवाय इश्तियाल अंगेज भाषण देने के और क्या है कि ही डिजर्व्स ए राज्यसभा सीट फ्रॉम योर पार्टी, ही हैड लिटरली नो आंसर। अब छोड़ दी जनता दल यू को, आम आदमी पार्टी जो कि एक बिल्कुल नए किस्म की पार्टी अपने आप को प्रोजेक्ट करके दिल्ली में आई, उसने कहा कि मैं मिडिल क्लास लोगों की, आम आदमी की पार्टी हो, जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, छोटे मोटे काम करने वाले, उनकी पार्टी है, उनको मैं टिकट्स दूंगा। आशुतोष साहब हमारे दफ्तर तशरीफ लाए थे। उन्होंने पिछले साल चुनाव में 5 लोगों को, मुसलमानों को टिकट दिए थे 70 में। कांग्रेस 6 देती थी, ये 5 दे रहे थे। आप यकीन जानिए उनका सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल निकाल के देख लीजिए, जो 5 मुसलमान उन्होंने चुने। मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप हिंदू मिडिल क्लास की पार्टी अपने आप को कहते हैं, पढ़े लिखे शरीफ अच्छे लोग जिनको अब तक सियासत में जगह नहीं मिली, आप उनको दे रहे हैं मौका, बहुत अच्छी बात है। तो क्या पूरे दिल्ली में आपको यही 5 मुसलमान मिले हैं जो 10वीं पास, 8वीं पास, लैंड माफिया, बिल्डर, क्रिमिनल? जामिया इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर मुजीब वहाँ प्रोफेसर हैं। मैंने आप ये कहा कि आपको पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ इतने प्रोफेसर हैं, पूरी 6 लाख की मुसलमानों की एक बस्ती है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान एक जगह अगर कोई रहता है तो जामिया का ओखला इलाका है। पूरे ओखले इलाके से जिनको उन्होंने एमएलए की टिकट दी थी, वो शख्स 12वीं पास है। तो आम आदमी पार्टी भी जब सिलेक्शन करता है अपने कैंडिडेट्स का, तो आप सोचिए कि किन लोगों को सिलेक्ट करता है। इससे पहले जिस दिल्ली पर मुसलमान सीना ठोक के कहता है कि हमने 600 साल हुकूमत की, 800 साल हुकूमत की, उनके कांग्रेस के नेता का नाम सुन लीजिए, जनाब आसिफ मोहम्मद खान, अंगूठा छाप। उससे सीलमपुर, जो लोग दिल्ली के ज्योग्राफी से थोड़ी बहुत वाकफियत रखते हैं, मतीन चौधरी, सीलमपुर, अंगूठा छाप। पुरानी दिल्ली आ जाइए, जनाब शोएब इकबाल साहब, मैं उनको तो जानता भी नहीं हूँ कितना छाप है वो। तो ये चेहरे जो हैं मुसलमानों को एक साजिश के तहत पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को वो तो चुनती है, या इंग्लैंड लंदन से पढ़े हुए जनाब सलमान खुर्शीद साहब को चुनेगी, जो सोनिया गांधी के दफ्तर के बाहर बैठे रहेंगे और अंदर जगह भी मिल जाएगी तो मैडम के अलावा तीसरा लफ्ज वो बोल नहीं सकते हैं। या तो आप हाईली एलीट होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत नफीस होंगे सियासी जिंदगी में, लेकिन आपका काम होगा कि इख्तिदार के तलवे चाटना। तो चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप हो,
चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, आम आदमी पार्टी जो अपने आप को बहुत बेहतर बताने की कोशिश करती है, जब मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने का मामला आता है तो वो किसी प्रोफेसर मुजीब रहमान को ही नहीं कहेगी कि सर आप चुनाव लड़िए जामिया से। वो उसी तरह के अंगूठे छाप लोगों को पसंद करती है। और दूसरे ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, मुसलमान भी अपने क्रिमिनल लोगों को पसंद करता है। ये आपको कहने में शर्म आएगी, मैं कहता हूँ जितने क्रिमिनल लोग हैं वो पहले इंडिपेंडेंट अपने इलाकों से जीत के आए हैं, और वो हिंदुओं पार्टी में भी हो सकते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुसलमान जो है क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं अपनी जाती जिंदगी में ग्लोरीफाई करता है। ये बात वो पब्लिकली नहीं कहेगा। एक किसी मुस्लिम मोहल्ले में आप चले जाइए, एक पढ़े लिखे प्रोफेसर से 10 गुना ज्यादा एक छोटे क्रिमिनल की होती है। So thank you very much for attending this session, and please stay for the next session. This is my senior speaker.